नमस्कार, आप देख रहे हैं सुपर प्राइम टाइम। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। सुपर प्राइम टाइम में हम आपको दिखाते हैं वॉर जोन की लेटेस्ट खबरें और सबसे बड़ी बात, इस वक्त की जो बड़ी खबर है उससे भी हम आपको वाबस्ता कराते हैं। और शुरुआत कर रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज के साथ। युद्ध के मैदान में यूक्रेन को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। 24 घंटे में यूक्रेन के 160 सैनिक मारे गए हैं। हमले में यूक्रेन की 10 हथियार भी जलने की जानकारी आ रही है और रूस के हमले से यूक्रेन में बड़ा सैन्य संहार हुआ है। ये अभी की सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। और इसी के साथ ही रूस में पुतिन के नए कार्यकाल के आगाज के साथ ही यूक्रेन मिशन में नया टर्न आ गया है। रूस ने सरप्राइज देते हुए खार्किव पर अचानक जमीन से बेहद तेज रफ्तार से हमला किया और रूसी फौज 1 किलोमीटर अंदर तक पहुंच गई। खार्किव में रूसी ध्वज फहराने के इस मिशन में 50,000 सैनिकों को शामिल किया गया। कीव से पेंटागन तक मची खलबली के बीच अमेरिका ने यूक्रेन के लिए हथियारों की लिस्ट फाइनल कर दी है। लेकिन मौजूदा वक्त में खार्किव में नॉन स्टॉप रूस का हमला जारी है और 14 लाख लोगों की जिंदगी खतरे में है। माना जा रहा है कि खार्किव में नरसंहार का रिकॉर्ड टूट सकता है। दो 2022 में जहां मिली नाकामी, 5वें कार्यकाल में पुतिन ने वही कब्जे की ठानी। यूक्रेन विजय की रणनीति का पुतिन प्लान एक बार फिर रिवर्स गियर में है। लेकिन इस बार 2 साल पहले के सबक और दुश्मन के पलटवार के अनुभव ने रूस के प्लान को चट्टान सा कठोर बना दिया है। खार्किव में रूस की सेना 1 किलोमीटर भीतर तक दाखिल हो चुकी है। जिस जगह से रूसी फौज को लौटना पड़ा था, वहां तक रूसी कारवां पहुंच चुका है। यूक्रेन के प्लान को ध्वस्त करते हुए रूसी सेना हर दिन 300 मीटर की रफ्तार से आगे बढ़ रही है। पुतिन का खार्किव प्लान इस बार बिल्कुल अलग है। खार्किव के करीब सूमी पर ताबड़तोड़ हमले की शुरुआत की गई थी। यही सैनिकों का जमावड़ा बढ़ रहा था। टैंक और MLRS की तैनाती बढ़ाई जा रही थी। लेकिन अचानक रूसी फौज सूमी से खार्किव की तरफ डायवर्ट कर दी गई। तमाम टैंक और MLRS भी खार्किव की तरफ मोड़ दिए गए। हवाई हमलों का सामना कर रहे खार्किव पर अचानक जमीन से ताबड़तोड़ प्रहार शुरू हो गया। खार्किव पर लगातार मिसाइलों से हमले हो रहे थे। हवाई हमले के बीच यूक्रेनी फौज जमीन से इतने बड़े हमले के लिए तैयार नहीं थी। पुतिन के सरप्राइज प्लान का फायदा हुआ कि खार्किव में रूस की सेना बहुत तेजी से 1 किलोमीटर तक भीतर आ गई और एक बफर जोन बनाने में कामयाब रही। अब खार्किव की मौजूदा हालत देखिए। इमारतें जल रही हैं, हथियारों के गोदाम भस्म हो रहे हैं, टैंक और MLRS से ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं और सबसे अहम ये कि रूसी फौज उस मुकाम को हासिल कर चुकी है जहां पहुंचकर रूसी फौज को वापस लौटने के लिए मजबूर होना पड़ा था।
हथियारों की भारी कमी के बीच खार्किव का फ्रंट खुलने से ज़ेलेंस्की की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। न पलटवार करने की ताकत है और न हवाई हमलों को रोकने के लिए एयर डिफेंस। खार्किव के भीतर यूक्रेनी फौज मुकाबले की कोशिश में है। दोनों देशों के टैंक आमने सामने हैं। एंटी टैंक मिसाइल और ड्रोन से भीषण जंग चल रही है। लेकिन रूस की तैयारी के सामने यूक्रेन बेहद कमजोर साबित हो रहा है। यूक्रेन को लाचार बनाने के लिए रूस ने खार्किव में एक बार फिर एयर डिफेंस को टारगेट किया है। यूक्रेन के एक हथियार गोदाम को भी तबाह कर दिया गया। अब यूक्रेन के पास बैकअप फोर्स भेजने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। रूस और यूक्रेन दोनों तरफ से सैनिकों का काफिला खार्किव के लिए निकल चुका है। कीव ही नहीं बल्कि पेंटागन तक में खार्किव को बचाने की रणनीति तैयार हो रही है। हथियारों को जल्द भेजने का इंतजाम किया जा रहा है। खार्किव को लेकर रूस और नेटो की कैसी तैयारी है आपको दिखाते हैं। खार्किव पर रूस ने पूरी ताकत से हमला किया है। 50,000 से ज्यादा सैनिकों को इस मिशन में लगाया गया है। खार्किव में विध्वंस के लिए 400 टैंक का काफिला मुस्तैद है। 930 बख्तरबंद वाहनों को खार्किव की लड़ाई में शामिल किया गया है। 120 MLRS से दिन रात खार्किव पर बारूद बरसाया जा रहा है। खार्किव में शुक्रवार को भयंकर बमबारी की गई। रूस FAB गाइडेड बम का इस्तेमाल कर रहा है। खार्किव को लेकर रूस की रणनीति क्या है, इसका अंदाजा इसी बात से हो जाता है कि सिर्फ 1 घंटे में ही 20 बम बरसा दिए गए। खार्किव में बम से भारी तबाही हुई। बमबारी से कई जगहों पर आग लग गई। खार्किव पर हमले के बाद पेंटागन में खलबली मची हुई है। अमेरिका से यूक्रेन को ब्रेडली इन्फेंट्री वाहन की सप्लाई होगी। पेट्रियट एयर डिफेंस के लिए मिसाइल की नई खेप आएगी। रूसी फौज से मुकाबले के लिए स्ट्रिंगर मिसाइल दी जाएगी। 155 mm आर्टिलरी शेल भी जल्द यूक्रेन पहुंच जाएंगे। रूसी टैंकों के संहार के लिए जेवलिन एंटी टैंक मिसाइल भेजी जाएगी। खार्किव की जंग में अमेरिका 84 एंटी टैंक मिसाइलों की भी एंट्री करवाने वाला है। युद्ध की शुरुआत से ही खार्किव रूस के टारगेट पर रहा है। ज़ेलेंस्की ने खार्किव को बचाने के लिए पूरा जोर लगा दिया था। रूस अब तक कीव पर जीत हासिल नहीं कर सका है, इसलिए खार्किव को कब्जे में लेकर रूस एक बड़ी जीत का संदेश देना चाहता है। रिपोर्ट के मुताबिक खार्किव को रूसी सेना ने 4 हिस्सों में बांट लिया है। हर हिस्से पर बारी बारी से हमला किया जाएगा ताकि यूक्रेन के सैनिकों पर ज्यादा तेजी से प्रहार हो। के 3300 सैनिकों की मौत हो चुकी है। खार्किव में यूक्रेन के 1015 सैनिकों की मौत हो चुकी है। रूस अब तक यूक्रेन के 14 हमलों को नाकाम कर आगे बढ़ रहा है। खार्किव पर हमले की रफ्तार बेहद तेज हो गई। खार्किव में दाखिल MLRS से ताबड़तोड़ रॉकेट बरसाए जा रहे हैं। वॉर एक्सपर्ट्स के मुताबिक खार्किव को खाली कराने के लिए बेहद तेज रफ्तार गोलाबारी की जा रही है ताकि यूक्रेन अपने लोगों को जल्द से जल्द यहां से निकालने पर मजबूर हो जाए।
गुरुवार को खार्किव से 1775 लोगों को निकाला गया। खार्किव की कुल आबादी करीब 14 लाख है। रूसी हमले के बाद हजारों लोग खार्किव छोड़ने की तैयारी में हैं। खार्किव पर हमले के बाद अमेरिका से हथियारों का जखीरा बहुत जल्द पहुंचने की उम्मीद है। लेकिन इससे भी बड़ा सवाल यह है कि क्या अब नेटो की सेना भी खार्किव को बचाने के मिशन में उतरेगी? फ्रांस सेना भेजने की तैयारी कर रहा है और फ्रांस के पास एक बड़ी वजह है जिसकी आड़ लेकर सेना को यूक्रेन में उतारा जा सकता है। फिलहाल यूक्रेन में एक और बड़े नरसंहार की आशंका है, क्योंकि रूस की सेना पिछले कई दिनों से रिहायशी इलाकों पर मिसाइल हमले कर रही है। खार्किव एक सघन आबादी वाला खूबसूरत शहर है और इस पर कब्जा तभी मुमकिन है जब रिहायशी इलाकों को बाखमत की तरह खंडहर बना दिया जाए। चौदह लाख लोगों को वॉर जोन से निकालना तभी मुमकिन हो सकता है जब रूस इसके लिए कॉरिडोर दे, लेकिन यह तभी मुमकिन है जब यूक्रेन मुकाबला छोड़कर रहम की मांग करे, और अभी ऐसा मुमकिन नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। बड़ी खबर आ रही है, लुहांस्क में यूक्रेनी सेना का बड़ा हमला हुआ है। रूस की ऑयल रिफाइनरी पर यह हमला हुआ है। यूक्रेनी हमले में 15 नागरिकों की मौत हुई है, 11 लोग घायल हुए हैं, कई की हालत गंभीर बताई जा रही है। अब तक यूक्रेनी सेना रूस के सैन्य अड्डों और हथियार गोदामों को तबाह कर रही थी। टारगेटेड स्ट्राइक के जरिए क्रीमिया से पश्चिमी रूस तक के इलाके को दहला रही थी। मगर बीते 3 दिनों से यूक्रेन लगातार पुतिन को आर्थिक चोट दे रहा है। रूस की ऑयल रिफाइनरी और स्टोरेज डिपो को निशाना बना रहा है, वो भी नेटो के लॉन्ग रेंज हथियारों के जरिए। बस फिर क्या, बदले की आग में सुलग रहे पुतिन ने यूरोप पर एटमी विजय का प्लान तैयार कर लिया है, और जानते हैं इसका जिम्मा दिया है प्रोफेसर डूम्सडे को। आखिर कौन है 71 साल का वो बुजुर्ग जो 79 साल बाद कराएगा एटमी युद्ध? देखिए इस रिपोर्ट में। जिस यूक्रेन को कमतर आंका जा रहा था, जिसकी ताकत और दमखम पर सवाल खड़े किए जा रहे थे, उसी यूक्रेनी ब्रिगेड ने न सिर्फ रूसी कब्जे वाले इलाके में बारूदी कोहरा मचाया, बल्कि रूसी सरजमी को भी अपने विध्वंसक प्रहार से थर्रा दिया। आसमान छूती आग की भयावह लपटें, बारूद से सना प्रचंड धुएं का गुबार और सन्नाटे को चीरता रेड अलर्ट सायरन। ये तस्वीरें इस बात का पुख्ता सबूत है कि रूस यूक्रेन जंग की आग अभी बुझी नहीं है, क्योंकि अब भी ज़ेलेंस्की का बदला बाकी है। अब भी यूक्रेनी सेना का प्रतिशोध बाकी है, अब भी जंग का असली क्लाइमैक्स बाकी है। दरअसल बीती रात रूसी कब्जे वाले लुहांस्क रीजन और एक रूसी प्रांत पर यूक्रेन ने 2 बड़े हमलों को अंजाम दिया, वो भी आत्मघाती ड्रोन और टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल के जरिए। बेहद विध्वंसक और विस्फोटक अंदाज में
पहला विध्वंसक अटैक यूक्रेन ने लुहांस्क रीजन के रोवनकी कस्बे में मौजूद रूस के ऑयल स्टोरेज डिपो को जलाकर राख कर दिया। रूसी बॉर्डर से करीब 110 किलोमीटर दूर मौजूद रोवनकी ऑयल डिपो पर रूस का साल 2014 से कब्जा था। इतना ही नहीं, यूक्रेनी बॉर्डर से करीब 300 किलोमीटर दूर पश्चिमी रूस के कालुगा प्रांत में मौजूद एलएलसी ऑयल रिफाइनरी को भी यूक्रेन ने ड्रोन स्ट्राइक में राख कर दिया। रूसी ऑयल रिफाइनरी पर यूक्रेनी आक्रमण से क्रेमलिन दहल गया, क्योंकि अब तक तो यूक्रेन क्रीमिया और पश्चिमी रूस के प्रांतों में तबाही मचा रहा था, ताबड़तोड़ हमलों को अंजाम दे रहा था। मगर बीते 3 दिनों से लगातार यूक्रेन रूस के ऑयल डिपो और रिफाइनरी को निशाना बना रहा है। चंद रोज पहले यूक्रेन ने 1400 किलोमीटर दूर रूसी इलाके बश्किरिया में मौजूद ऑयल डिपो पर ड्रोन से ताबड़तोड़ हमले किए थे। यह हमला गज़प्रोम ऑयल गैस कंपनी के डिपो पर किया गया था। गौर करने वाली बात यह है कि अब तक यूक्रेन ने रूस के जितने भी ऑयल डिपो पर हमला किया वो या तो रूसी कब्जे वाले इलाके में थे या फिर रूसी धरती पर। हर हमले के लिए यूक्रेन ने नेटो के हथियारों का इस्तेमाल किया। यूक्रेन का पहला हथियार यूएस की अटैकएमएस टैक्टिकल मिसाइल, यूक्रेन का दूसरा हथियार चेक रिपब्लिक का वैम्पायर एमएलआरएस, यूक्रेन का तीसरा हथियार ब्रिटेन का UJ-22 कामिकाजे ड्रोन। बस यूक्रेन और नेटो के इसी खेमेबंदी को तोड़ने के लिए लगातार रूस में हो रहे यूक्रेनी हमलों को रोकने के लिए पुतिन ने अपने सिपह सालारों में जबरदस्त फेरबदल किया और अपने नए कार्यकाल में पुतिन ने जिस शख्स को अपना राइट हैंड बनाया है उसे रूस में प्रोफेसर डूम्सडे के नाम से जाना जाता है, जिसके नाम से नेटो थर्राता है, जिसे एटमी हमलों का मास्टरमाइंड माना जाता है, जो कई बार यूरोप को न्यूक्लियर विनाश की धमकी दे चुका है। उसी परमाणु प्रलय वाले प्रोफेसर सर्जेई करागनोव को पुतिन ने यूक्रेन समेत पूरे यूरोप को तबाह करने का जिम्मा दिया है। नई जिम्मेदारी मिलने के साथ ही सर्जेई करागनोव ने रूसी डिफेंस के तमाम विनाशकों को, चाहे वो एटमी मिसाइल हो या फिर परमाणु बम से लैस बॉम्बर्स या फिर न्यूक्लियर सबमरीन, सर्जेई करागनोव ने रूस के हर एटमी हथियार को यूरोप से एशिया तक तैनात कर दिया है ताकि पुतिन के एक ऑर्डर के साथ ही आधी धरती में तबाही मचा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।
दावा किया जा रहा है कि प्रोफेसर सर्जेई करागनोव के इशारे पर ही पुतिन ने अपने तमाम न्यूक्लियर विनाशकों की तैनाती यूक्रेन समेत पूरे नेटो पर हमले के लिए की है। मसलन पश्चिमी रूस, जिसकी सीमा बाल्टिक देशों से लगती है, और दक्षिणी पूर्वी रूस यानी मंगोलिया तक लगी रूसी सीमा के इलाके में पुतिन ने न्यूक्लियर मिसाइलों के जरिए सुरक्षा घेरा बनाया है ताकि किसी भी वक्त यूरोप से एशिया तक के इलाके को अपनी एटमी मिसाइलों से दहलाया जा सके। वहीं नेटो देश फिनलैंड से लगे समुद्री इलाके यानी बेरेंट्स सी में और पैसिफिक रीजन में मौजूद सी ऑफ ओस्तोक, जो कि जापान के पास मौजूद है, वहां रूस ने पोसाइडन से लैस परमाणु सबमरीन तैनात कर रखी है। इसके अलावा सी ऑफ अजोब और ब्लैक सी के पास रोस्तोव रीजन में रूस ने स्ट्रैटेजिक न्यूक्लियर बॉम्बर्स को तैनात किया है। इतना ही नहीं, पुतिन ने अपने परमाणु बम वर्षकों को ईस्ट एशिया के इलाकों में भी तैनात किया है ताकि अमेरिका और चीन में तनाव बढ़े तो रूस अपने बॉम्बर से पैसिफिक में तबाही मचा सके। पुतिन के परमाणु प्रोफेसर के एंट्री से ही दुनिया में एक बार फिर एटमी जंग का खतरा मंडराने लगा है, क्योंकि सर्जेई करागनोव का सिर्फ एक ही मकसद है। अगर अमेरिका का दबदबा कम करना है, अगर नेटो का खात्मा करना है, अगर यूरोप का वजूद दुनिया के नक्शे से मिटाना है, तो रूस को बेहिचक एटमी विनाशकों का इस्तेमाल करना चाहिए। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि सर्जेई करागनोव को कमान सौंपकर पुतिन ने सीधे तौर पर अब नेटो को जंग की चेतावनी दे दी है। इसी बीच बेलारूस में मौजूद रूस के परमाणु ठिकाने की भी सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई हैं। लिहाजा यह आशंका जताई जा रही है कि अब किसी भी वक्त नेटो और रूस में आर पार की जंग छिड़ सकती है। पुतिन की परमाणु तैयारी और सर्जेई करागनोव की तैयारी के बाद नेटो ने रूस और बेलारूस बॉर्डर पर डिफेंस दीवार बनाई है, लेकिन यह कितनी कारगर साबित होगी, फिलहाल इस पर सस्पेंस है। क्योंकि अगर यूक्रेन हमले का इंतकाम लेने के लिए पुतिन ने एटमी विनाशकों से हमले का ऑर्डर दिया, तो नेटो जितनी मर्जी सावधानी बरत ले, पुतिन के एटमी प्रकोप से नेटो का बचना नामुमकिन है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। बड़ी खबर आ रही है, यूक्रेन में सुखोई 25 से रूस का हमला हुआ है। यूक्रेनी सेना के ठिकानों पर बमबारी हुई है और रूस ने अनगाइडेड मिसाइलें दागी है। यूक्रेन के 3 ठिकाने, कई सैनिक खत्म होने की जानकारी है। मिडिल ईस्ट में अमेरिका बुरी तरह घिर गया है। अब अमेरिका ने इजराइल की मदद की तो ईरानी प्रॉक्सी उसके सैन्य ठिकानों को खाक में मिला देंगे। दूसरी तरफ इजराइल ने गाजा के संपूर्ण विध्वंस का ऐलान करके ईरान का पारा बढ़ा दिया है। इस बीच रूस ने एक ऐसा प्लान तैयार किया है जिससे यूरोप से लेकर अरब तक पश्चिमी देशों पर हमले किए जा रहे हैं और इसके लिए पुतिन ने ईरानी प्रॉक्सी के साथ मोर्चेबंदी की है। यानी अब पुतिन यूरोप में भी तबाही लाएंगे और अरब में इजराइल अमेरिकी ठिकानों पर भी हमले कराएंगे। इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में जानिए कि आखिर क्या है पुतिन का प्रॉक्सी प्लान।
राफा में इजराइल ने तबाही क्या मचाई, पुतिन को पश्चिमी देशों के खिलाफ मोर्चा खोलने का फॉर्मूला मिल गया। जहां एक तरफ यूरोप में बड़ी तबाही का अंदेशा है, वहीं मिडिल ईस्ट में एटमी युद्ध के आसार बढ़ने लगे, क्योंकि इजराइल गाजा के सर्वनाश पर आमादा है। दूसरी तरफ यूक्रेन को हथियार पहुंचाकर उसने सीधे रूस से पंगा ले लिया है। रूस अमेरिका से बदला लेने की प्लानिंग कर रहा था। इतने में बेंजामिन के बदले की आग इजराइल पर ही भारी पड़ती दिख रही। क्योंकि अब हमास, हिजबुल्ला और हूती के गठबंधन ने पश्चिमी देशों को सीधा चैलेंज कर दिया है। हूती ने लाल सागर में विध्वंस मचा दिया है। हिजबुल्ला ने इजराइल पर हमले करके दहला दिया है। हमास ने एक बार फिर से रॉकेट स्ट्राइक की। बेंजामिन नेतन्याहू जितना ज्यादा विध्वंस गाजा में मचा रहे हैं, उतना ही प्रेशर उन पर लगातार बढ़ता जा रहा है और पूरी दुनिया में उनका विरोध प्रदर्शन भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है। उधर अमेरिका के लिए भी बड़ी मुसीबत हो गई है। एक तरफ ईरानी प्रॉक्सी से मुकाबला, दूसरी तरफ नेटो की बादशाहत बरकरार रखने का चैलेंज सामने है। और इसके लिए पुतिन और रईसी ने अमेरिका की घेराबंदी कर ली, जिससे अमेरिका को यूरोप और अरब दोनों जगहों से खदेड़ा जा सके। और इसके लिए पुतिन ने 5वें कार्यकाल में सबसे पहला कूटनीतिक फैसला लिया है, ईरानी प्रॉक्सी को मजबूत करके अरब में विध्वंस मचाने का। इसके लिए रूस ने ईरानी प्रॉक्सी को हथियारों की नई खेप भेजने का ऐलान कर दिया है। इधर इजराइल को नरसंहार के लिए जिम्मेदार ठहराने की तैयारी की जा रही है। उधर ईरानी प्रॉक्सी की मदद के लिए वैगनर लड़ाकों की फौज भेजी जाएगी, जो फ्रंट फुट पर आकर ईरानी प्रॉक्सी को कमांड करेंगे। एडवांस्ड हथियारों की ट्रेनिंग भी दी जाएगी। इसी का असर है कि हूती पहले से ज्यादा हमलावर हो चुका है। हूती ने अब लाल सागर में रणनीति बदली है, जिसमें वो कार्गो शिप पर हमले की तरह सोमालियाई डाकुओं की तरह उन्हें हाईजैक भी करेगा। अमेरिकी युद्धपोतों के अलावा इजराइल के इलाद सिटी को फिर से टारगेट किया। हूतियों का जलजला एक बार फिर आया। लाल सागर में हूतियों ने एक बार फिर पनामा के एक जहाज को डुबो दिया। इसके अलावा टास्क फोर्स के जहाजों पर भी हमला किया। साथ ही बैलिस्टिक मिसाइल से हूती ने इजराइल के पोर्ट सिटी पर हमला किया। दूसरी ओर हिजबुल्ला ने भी इजराइल को मिटाने के लिए फिर से हुंकार भरी। इतने हमले किए जिससे इजराइल को डिफेंसिव मोड में आना पड़ा। हिजबुल्ला ने ऐलान कर दिया, इजराइल पर हमले और तेज होते जाएंगे। अभी हिजबुल्ला ने इजराइल के बॉर्डर मिलिट्री पोस्ट पर हमले किए हैं। हिजबुल्ला की एयर स्ट्राइक लगातार जारी है। उसने लेबनान में 10 ठिकानों से रॉकेट दागे। इजराइल में 24 घंटे में भारी तबाही मचाई है। किरियत शिमोना में सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया गया है। दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्ला के ठिकानों से हमले किए गए हैं, जिसके जवाब में इजराइल ने तुरंत पलटवार किया। आईडीएफ के बॉम्बर ने एयर स्ट्राइक की। दक्षिण लेबनान में 6 ठिकानों पर बमबारी हुई। ओडेसा, खियाम में हिजबुल्ला को जबरदस्त नुकसान पहुंचाया गया है। सीरियन महिबीब में हिजबुल्ला ठिकाने तबाह कर दिए गए हैं। अचानक से इतने हमले किए जा रहे हैं जिससे इजराइल को संभलने का मौका नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि हूती, हमास और हिजबुल्ला के लड़ाके ताबड़तोड़ अटैक कर रहे हैं। हमास की युद्ध में वापसी हो चुकी है। कहा जा रहा है उसे रूस के कहने पर नॉर्थ कोरिया से हथियार मिले।
इसलिए उसने बीती रात एक साथ 55 रॉकेट इजराइल पर दागे। इस वीडियो में देखिए, राफा से हमास ने 2 बार रॉकेट दागे और इजरायली सैनिक पोस्ट को खाक कर दिया। इसी तरह बीरशेबा में भी हमास ने ताबड़तोड़ हमले किए। ये उसी की तस्वीरें हैं। ये हमले सुबह सवेरे किए गए। हमास ने यह हमला इजराइल के अटैक के बाद किया, जिसमें इजरायली सैनिकों ने राफा से इंटरनेट कम्युनिकेशन सिस्टम को उड़ा दिया। एक प्राइवेट कंपनी के हेडक्वार्टर को ध्वस्त कर दिया। आईडीएफ का कहना है कि इसका इस्तेमाल हमास के लड़ाके अपने नेटवर्क के लिए कर रहे थे। हमास के अलावा हिजबुल्लाह ने भी हमले तेज कर दिए हैं। कहा जा रहा है कि ईरान से मिसाइल और रॉकेट की बड़ी खेप मिली है, जिसके बाद इतना बड़ा अटैक किया गया, जिसमें हिजबुल्लाह ने इजराइल के किरियत शिमोना में भारी तबाही मचाई। कई फीट ऊंची उड़ती आग की लपटें इसकी तस्दीक कर रही हैं कि हिजबुल्लाह ने कितनी बड़ी तबाही मचाई है। यानी लाल सागर से लेकर भूमध्य सागर तक ईरानी प्रॉक्सी ने शिकंजा कस लिया है और इसके लिए पुतिन ने नया ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है, जिसमें निशाने पर पश्चिमी देश है। लेकिन अरब से शुरुआत इजराइल से की जा रही है, क्योंकि राफा में तबाही के बाद पुतिन इजराइल के खिलाफ उठते विरोध की आवाज का इस्तेमाल करना चाहते हैं। ऐसे में अगर अमेरिका इजराइल के समर्थन में आता है तो ईरानी प्रॉक्सी के गुस्से का शिकार उससे भी होना पड़ेगा। यानी रूस की रणनीति दोनों ही सूरत में काम करेगी। यही वजह है कि इराक सीरिया में इस्लामिक रेजिस्टेंस ने अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमले करके अपने इरादे जता दिए हैं। यानी अब अमेरिका के वर्चस्व को सीधा चैलेंज है, ठीक वैसे ही जैसे रूस ने यूरोप में नेटो को चुनौती दी हुई है। हालांकि इसमें ईरान का भी बड़ा रोल है, क्योंकि अमेरिका को इसी बात की आशंका है कि अगर ईरान ने रूस के उकसावे में आकर परमाणु बम का इस्तेमाल कर दिया तो भयानक तबाही हो सकती है, क्योंकि अमेरिका ये मानकर चल रहा है कि ईरान ने एटम बम बना लिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। बड़ी खबर आ रही है, यूक्रेन में रूसी सेना का हवाई हमला K-52M हेलीकॉप्टर से भीषण अटैक। हमले में यूक्रेनी सैनिक और हथियार खत्म। रूसी रक्षा मंत्रालय ने वीडियो जारी किया। आने वाले वक्त में अगर रूस यूक्रेन में छिड़ी जमीनी जंग मानव रहित अगर हो जाए तो किसी को हैरानी नहीं होनी चाहिए। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अब इस युद्ध का स्वरूप पूरी तरह से बदल गया है। रूस और यूक्रेन दोनों ड्रोन और रोबोट से हमले कर रहे हैं। दोनों देशों ने फ्रंट लाइन पर घातक रोबोट भेज दिए हैं। ये रोबोट देखने में तो छोटे हैं, लेकिन घाव बहुत ही गंभीर करते हैं। सवाल यही है कि आखिर रूस और यूक्रेन दोनों को युद्ध में ड्रोन और रोबोट का सहारा क्यों लेना पड़ रहा है। युद्ध का रूप और स्वरूप पूरी तरह से बदल गया है। रूस और यूक्रेन में अब ड्रोन और रोबोट जंग शुरू हो गई है। दोनों तरफ से ड्रोन और रोबोट से वार और पलटवार हो रहा है।
युद्ध में अब मिसाइलों और बम से कम ड्रोन और रोबोट से हमले ज्यादा हो रहे हैं। ये युद्ध अब मानव रहित होता जा रहा है। मैदान में रोबोट उतर चुके हैं, गवाही ये तस्वीरें दे रही हैं। वॉर फ्रंट पर यह रूस का रोबोट है जो यूक्रेनी ठिकानों और हथियारों को तबाह कर रहा है। और यह है यूक्रेन का अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल जो न सिर्फ यूक्रेन के जख्मी सैनिकों को रेस्क्यू कर रहा है बल्कि रूसी सेना पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर रहा है। युद्ध के मैदान में रूस के रोबोट किस तरह से मोर्चा संभाल रहे हैं, सबसे पहले इसकी रिपोर्ट देखिए। जल जंगल में घूमकर फायरिंग करता यह है रूसी रोबोट जिसका नाम है कुरियर। कई मोर्चों पर यूक्रेनी ठिकानों पर रूस का यही रोबोट भीषण फायरिंग कर तबाही मचा रहा है। देखने में ये रोबोट बहुत छोटे हैं लेकिन यूक्रेनी सेना को बड़े घाव दे रहे हैं। साइज में छोटे होने के कारण यूक्रेन को इनकी मूवमेंट की जानकारी नहीं मिल पाती। ये बड़ी आसानी से यूक्रेनी ठिकानों के पास पहुंच जाते हैं। उसके बाद कुछ इस तरह से गोलियां उगलते हैं। जब तक यूक्रेनी सेना कुछ समझ पाती है ये अपना काम कर चुके होते हैं। सबसे खास बात यह है कि रूस के ये रोबोट दुर्गम से दुर्गम इलाकों में जाकर हमला करने का मादा रखते हैं। यहां तक कि ये कीचड़ और पानी को भी पार करने में सक्षम है, यानी वाटरप्रूफ। अब रूस के इस किलर रोबोट को देखिए। इसका नाम है रोबोट डॉग। ये 10 सैनिकों से भी ज्यादा गोलियां दागने का मादा रखते हैं। यूक्रेनी सेना की कमर तोड़ने के लिए रूसी सेना ने इस रोबोट डॉग को भी भेज दिया है। ये रोबोट 360 डिग्री घूमकर फायरिंग कर रहे हैं। मशीन गन से लैस रूस के रोबोट डॉग की सबसे बड़ी खासियत यह है कि उनका निशाना सटीक और अचूक होता है। वॉर जोन में रूस ने रोबोट सेना उतारी तो यूक्रेन ने भी रोबोट बटालियन को मोर्चे पर भेज दिया। ये है यूक्रेन का D2111 रोबोट। ये रोबोट एक साथ 5 काम करता है। ये न सिर्फ निगरानी कर सकता है बल्कि हमला और सुरक्षा भी करता है। इसके अलावा यूक्रेनी सेना को हथियार और रसद की सप्लाई भी करता है। इतना ही नहीं, ये यूक्रेन के घायल सैनिकों को फ्रंट लाइन से रेस्क्यू भी करने का मादा रखता है। मतलब ये कि एक रोबोट और कई खूबियां। यूक्रेनी सेना ने ऐसे 9 रोबोट को फ्रंट लाइन पर तैनात कर दिया है। ये न सिर्फ यूक्रेनी ठिकानों, सैनिकों और हथियार की रक्षा कर रहा है बल्कि रूसी सेना पर गोलियां भी बरसा रहा है। यूक्रेन का D2111 रोबोट रिमोट से कंट्रोल होता है। ये खराब से खराब मौसम और दुर्गम इलाकों में जाकर हमला करने में सक्षम है। रक्षा विशेषज्ञ दावा कर रहे हैं कि युद्ध के मैदान में यूक्रेन का ये रोबोट गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। यूक्रेन ने एक और रोबोट को मैदान में उतार दिया है जो रूसी टैंक के लिए काल बन रहे हैं। यह है यूक्रेन का अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल। देखने में यह रोबोट छोटा है लेकिन यह बड़े से बड़े टैंक को उड़ा देता है। यह रोबोट घास और झाड़ियों से होते हुए टैंक के नीचे पहुंच जाता है। इसके बाद धमाका होता है और टैंक भस्म हो जाते हैं, कुछ इस तरह। युद्ध रोबोट रूप ले चुका है लेकिन ड्रोन इस युद्ध में कितनी बड़ी भूमिका निभा रहे हैं ये दुनिया जानती है।
रूस और यूक्रेन दोनों ही देश बड़े पैमाने पर ड्रोन से हमले कर रहे हैं। यूक्रेनी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक युद्ध में रूस अब तक 15,000 से ज्यादा ड्रोन दाग चुका है। वहीं यूक्रेन युद्ध में 1 लाख से ज्यादा ड्रोन फायर कर चुका है। सवाल यही है कि आखिर युद्ध में रोबोट और ड्रोन से हमले क्यों हो रहे हैं? तो जवाब है कि दोनों देशों के पास सैनिकों की कमी है। एक अनुमान के मुताबिक रूस यूक्रेन युद्ध में अब तक 8.5 लाख सैनिक मारे जा चुके हैं। करीब 5 लाख सैनिक यूक्रेन के खत्म हुए हैं तो 3.5 लाख रूसी सैनिकों की मौत हुई है। सैनिकों की कमी दोनों तरफ है। यही वजह है कि अपने सैनिकों को बचाने के लिए अब दोनों देश रोबोट और ड्रोन युद्ध लड़ रहे हैं। ड्रोन और रोबोट से हमले इसलिए भी किए जा रहे हैं क्योंकि ये मिसाइल और बम के मुकाबले बहुत सस्ते होते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। राफा में तबाही मचा रहे इजरायल को बड़ा झटका लगा है। संयुक्त राष्ट्र में फिलीपींस पूर्णकालिक सदस्यता की तरफ एक कदम आगे बढ़ रहा है और इससे बौखलाए इजरायल ने राफा में हमले और बढ़ा दिए हैं। जबकि इजरायल की इस विध्वंसकारी जिद से अमेरिका अपने कदम पीछे खींचने लगा है। अब सवाल उठ रहा है कि आखिर इस युद्ध में क्या इजरायल अकेले पड़ने लगा है? अगर ऐसा है तो इस बात का पूरा खतरा है कि कहीं बौखलाकर इजरायल परमाणु हथियारों का इस्तेमाल न कर दे। यूएन पर पूरी दुनिया की निगाहें थी, इजरायल और अमेरिका की भी। फिलिस्तीन को यूएन में अधिकार देने और पूर्णकालिक सदस्य बनाने के लिए जरूरी शर्तें पूरी करने पर मोहर लगाने का दिन था। फिलिस्तीन की इसमें जीत हुई और इजरायल को करारा झटका। इजरायली फौज हमास लड़ाकों को ढूंढने के लिए लगातार तबाही मचा रही है। रिहायशी इलाकों, शरणार्थी कैंप पर बम बरसाए जा रहे हैं। इस बीच खबर आई है कि याह्या सिनवार राफा से भाग गया है। इससे बेंजामिन बौखला गए हैं। उसी का असर है कि राफा में बम बरसाए जा रहे हैं। हालात इतने खौफनाक है कि जिन रास्तों से लोग भाग रहे हैं, आईडीएफ वहां भी बमबारी कर रहा है। इसी तरह की बौखलाहट यूएन में भी देखी गई जब फिलिस्तीन के समर्थन में 143 वोट पड़े। विरोध में सिर्फ 9 और 25 सदस्य अनुपस्थित रहे। इसके बाद यूएन में इजरायल के प्रतिनिधि भड़क गए और यूएन की नीति पर सवाल उठा दिया। संयुक्त राष्ट्र में इजरायल की हार का असर यह हुआ कि राफा में संघार तेज हो गया। हैरानी की बात यह है कि इजरायल ने अमेरिका की भी बात नहीं मानी। अमेरिका की खुफिया एजेंसी को इनपुट मिला है कि जिन हथियारों की खेप उसने रोकने का ऐलान किया था, उन्हें गुप्त रूप से इजरायल इस्तेमाल कर रहा है, जिन्हें राफा पहुंचा दिया गया है। यानी इजरायल अब किसी की भी नहीं सुन रहा। इजरायल के ये तेवर विध्वंसकारी है जिससे पूरे अरब में तबाही का जलजला आने से कोई नहीं रोक सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।